हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लासेस पर। तो गाइस, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल, जो कि सेकंड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और देखिए, ये सब्जेक्ट जो है BEE के नाम से भी जाना जाता है, और सिविल में अगर हम बात करें तो बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल के नाम से जाना जाता है, BMEE के नाम से। और अगर मैकेनिकल की बात करें तो बेसिक ऑफ सिविल यानी कि BCE के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, यहाँ पे तीनों ब्रांच के लोग जो हैं वो भी इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि सभी के लिए कॉमन सब्जेक्ट है ये। तो देखिए, यहाँ पे हमने बात करना है कि वोल्टेज विभाजक नियम, जो कि इसके पहले हमने बात कर लिया था यहाँ पे, कि जो नेटवर्क से संबंधित शब्दावली थी कि क्या कहते हैं यहाँ पे नेटवर्क क्या होते हैं, और जो भी सारी शब्दावली थी, लूप क्या है या फिर मेश क्या है, सारी चीज़ों को हमने इसके पहले के वीडियो में कवर अप कर लिया था। प्रतिरोध संयोजन भी देख लिया था अच्छे से। तो आज के इस वीडियो में वोल्टेज विभाजक नियम के बारे में जानेंगे। तो वोल्टेज विभाजक नियम क्या होता है, कहाँ पे इसका यूज़ है। तो देखिए, यदि प्रतिरोध R1 और R2 श्रेणी क्रम में संयोजित है, मान लेते कोई प्रतिरोध है R1 और R2 नाम से है, और वो हमारा श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो अगर हम फिगर के माध्यम से बताते चलें तो देखिए, यहाँ पे प्रतिरोध हमारा R1 है ये, और यहाँ पे हमारा क्या है, R2 है, श्रेणी क्रम में संयोजित है, तथा उन पर कुल वोल्टेज भी है। कुल वोल्टेज भी मान लेते हैं, चलिए अच्छी बात है। तो R1 तथा R2 पर वोल्टेज की गणना निम्न रूप से की जाएगी। तो देखिए, R1 और R2 जो हमारा यहाँ पे प्रतिरोध है, इस पर जो हम वोल्टेज की गणना करेंगे निम्न रूप में करेंगे। तो क्या है यहाँ पे, देखिए आपको पता है, चूँकि I बराबर V/R प्लस R1 प्लस R2 ये होता है। अब ये कैसे होता है आपको बताते चले। तो देखिए, आपको अगर हम बता दें, आपने ओम का नियम पढ़ा था, V बराबर I/R। ओम का नियम पढ़ा था, V बराबर I/R। तो अगर हम यहाँ से आई निकालें यहाँ पे, तो आई बराबर हमारा हो जाएगा V/R हो जाएगा। जब V/R हो जाएगा, कुल वोल्टेज यहाँ पे V है, अगर इसमें ओम का नियम अप्लाई करें, कुल वोल्टेज यहाँ पे V है। और आपको पता है कि श्रेणी क्रम में धारा क्या होती है, समान होती है। जो धारा यहाँ पे जाएगी वही धारा यहाँ पे, मतलब आई धारा जाएगी। तो देखिए, V बराबर I/R, अगर यहाँ पे ओम का नियम अप्लाई करें तो हो जाएगा V बराबर I/R। यहाँ से आई का वैल्यू निकालें तो आई बराबर हो जाएगा V/R। और आपको पता है कि R बराबर यहाँ पे क्या है, R बराबर अगर पूरा कुल R निकालें तो R1 प्लस R2 है। ये चीज़ आपको पता है। यहाँ पे क्या है, R1 प्लस R2 है। तो हमने R के जगह पे क्या कर दिया, R1 प्लस R2 रख दिया। मतलब ओम के नियम से V बराबर I/R से हमने I का वैल्यू निकाला, I बराबर हो गया V/R, और R की जगह पे R1 प्लस R2 रख दिया। तो ये चीज़ जो है यहाँ से आया हमारा। अब देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आगे आगे जो हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम प्रतिरोध R1 के लिए वोल्टेज की बात करें, क्योंकि आपको पता है कि श्रेणी क्रम में वोल्टेज भिन्न भिन्न होता है, हमने इसके पहले की वीडियो में बताया है, तो आप जाकर के देख सकते हैं वहाँ पे अच्छे से। देखिए, R1 के लिए अगर हम बात करें, यहाँ पे R1 के प्रतिरोध के लिए वोल्टेज V1 की बात करें, तो V1 बराबर हो जाएगा, ओम का नियम आप लगाइए यहाँ पे। ओम का नियम क्या करना, लगाना है। तो ओम के नियम से होता है V बराबर I/R होता है। तो पहले प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा, V1 I1। आई तो होगा नहीं, क्योंकि आई सभी में सेम रहेगा, R1 अलग रहेगा। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए, आपने आई का वैल्यू यहाँ से प्राप्त किया था, तो वही आई का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। क्या हो जाएगा, V1 बराबर आई का वैल्यू क्या है, V/R1 प्लस R2 है, और इंटू R1 हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे कि सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 मिनट, हमको V1 का वैल्यू निकालना था, तो थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। तो देखिए, हमको पता है कि V बराबर होता है I/R होता है। तो अगर हम पहले प्रतिरोध की बात करें तो V1 बराबर I/R1 हो जाएगा। और देखिए, आई का वैल्यू पता है कि V/R1 प्लस R2। तो जहाँ पे आई लिखा है वहाँ पे हम क्या करेंगे, आप V का वैल्यू रख देंगे। तो V1 बराबर हो जाएगा V/R1 प्लस R2। और यहाँ पे क्या है हमारा, R1 है, तो इंटू R1 हो जाएगा। तो वही चीज़ देखिए, थोड़ा सा सही रूप में लिखा गया है कि R1/R1 प्लस R2 इंटू V। तो V1 का जो वोल्टेज V1 हमने यहाँ पे प्रतिरोध R1 के लिए निकाल लिया। तो ठीक इसी प्रकार से R2 के लिए भी हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे, V बराबर I/R करेंगे तो V2 बराबर I/R2 हो जाएगा। और आई का वैल्यू यहाँ से रखेंगे यहाँ पे, तो ये जो कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ इस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को इस प्रकार से समझ सकते हैं। और देखिए, ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, क्योंकि आप जब थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तो वहाँ पे आप एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, EIM के नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल के नाम से जाना, सॉरी 1 मिनट, EIM मतलब कि इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट मटेरियल के नाम से जाना जाता है।
तो देखिए क्या है कि इसमें आप क्या पढ़ेंगे दोस्तों, EIM में, कि यहाँ पे एक चैप्टर है जिसमें आप विभिन्न प्रकार के यंत्र के बारे में पढ़ेंगे, इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें ऐसा फार्मूला यूज होता है, एक चैप्टर वहाँ पे है वोल्ट मीटर और और क्या है हमारा एमीटर। तो जब वहाँ पे कुछ यूज करेंगे इसका, तो वहाँ पे इस नियम को यूज होता है और बाकी तमाम जगह पे इस नियम का हम यूज करते हैं। तो ये जो है आप इसको क्या करिए, याद कर लीजिए, और यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो फिर चलिए देखते हैं आगे का जो नियम है, धारा विभाजक नियम। तो देखिए धारा विभाजक नियम क्या होता है, यदि दो प्रतिरोध R1 और R2 समांतर में संयोजित है। तो देखिए दो प्रतिरोध R1 और R2 जो है समांतर में संयोजित हैं, तो तथा इनमें कुल धारा I प्रवाहित हो रही है, तो R1 तथा R2 में प्रवाहित धारा क्रमशः I1 व I2 की गणना निम्नवत की जाती है। तो देखिए R1 और R2 समांतर में संयोजित हैं और कुल धारा I प्रवाहित हो रही है। तो अगर यहाँ पे हम बात करें इसके फार्मूले की, तो क्या होगा, निम्न जो फार्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, I1 जो हमारा हो जाएगा R2/R1 + R2 × I हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं करना है, हमने ये बताया कि यहाँ पे दो प्रतिरोध है, एक हमारा R1 है, एक हमारा R2 है। ये हमारा क्या समांतर क्रम में संयोजित है, समांतर क्रम में संयोजित ये चीज़ है। फिर इसके बाद क्या है दोस्तों, कि यहाँ पे आपको पता है कि इसमें जो वोल्टेज होगा सेम ही रहेगा, वोल्टेज भी रहेगा यहाँ पे। तो जो वोल्टेज भी रहेगा इसमें, और इसमें देखिए धारा I1 यहाँ पे फ्लो होगी और इसमें धारा जो है यहाँ पे I2 फ्लो होगी। अब देखिए अगर हमने I1 के लिए निकालना है, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, R2/R1 + R2 क्या हो जाएगा दोस्तों, R2/R1 + R2 × कुल धारा। तो यहाँ पे ये हमारा I1 का फार्मूला हो जाएगा कि R2/R1 + R2 × कुल धारा यानी कि I। फिर अगर हमें I2 निकालना है, तो I2 बराबर हो जाएगा R1 + R2 × I, मतलब यानी कि कुल धारा यहाँ पे हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको भी याद कर लीजिए, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ जिस ब्रांच में धारा ज्ञात करनी है, उसके अंश में उसके विपरीत ब्रांच के प्रतिरोध का मान तथा हर में दोनों प्रतिरोधों का योग रखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे वही समझाया गया है कि मान लेते हैं हमने R1 ब्रांच में जो है हमें R1 प्रतिरोध का धारा ज्ञात करना है, मान लेते हैं I1 धारा फाइंड करना है। तो क्या करना है, क्या इसका जो अपोजिट ब्रांच है यानी कि R2 को अंश में लिखना है। तो हमने R2 को अंश में लिखा और इन दोनों को जोड़ देना, R1 और R2 को जोड़ देना है और कुल धारा का मान से गुणा कर देना है। तो वही चीज़ यहाँ पे समझाया गया था। अगर देखिए हमने जब I2 ब्रांच का निकाला, तो I2 के विपरीत यानी I2 विपरीत वाला अंश में लिख दिया, यानी कि R1 हमने ऊपर लिख दिया, R1 और R2 को जोड़ दिया, I से गुणा करा दिया। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे समझाया गया है यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा वोल्टेज विभाजक नियम, धारा विभाजक नियम। तो ये जो है यहाँ पे न्यूमेरिकल आपके पूछे जाते हैं। और देखिए किरचॉफ के नियम क्या है, किरचॉफ ला क्या है, परिपथ के विश्लेषण में किरचॉफ के नियमों का अत्यंत प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जितने भी प्रकार के परिपथ होते हैं, जब हमारा परिपथ क्या होता है, जटिल बन जाता है, तो उसमें हम किरचॉफ के नियम के सहायता से ही उस परिपथ को सॉल्व करते हैं। तो वहाँ पर भी इसका हम यूज करते हैं कि परिपथ के विश्लेषण में किरचॉफ के नियमों का अत्यंत प्रयोग किया जाता है। किरचॉफ के दो नियम हैं। तो देखिए किरचॉफ के आप नियम यहाँ पे पढ़ेंगे कि क्या नियम है। अब देखिए ये चीज़ जो आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, यही चीज़ कि पहला आपका नियम है KCL, इसको हम किरचॉफ का करंट नियम कहते हैं, यानी किरचॉफ करंट लॉ बोलते हैं। अब देखिए किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है कि किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक जंक्शन पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब किसी विद्युत परिपथ में अस्थायी धारा प्रवाहित होती है, तो परिपथ के किसी बिंदु यानी कि संधि पर ना कोई आवेश संचित होता और ना कोई आवेश वहाँ से हटता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि क्या चीज़ ये समझा रहा है, तो इस सारी चीज़ को आप किरचॉफ करंट लॉ को केवल इसी फार्मूले से समझ सकते हैं, सिग्मा I बराबर एट एनी नोड, मतलब किसी भी जंक्शन पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे कोई सर्किट मान लेते हैं, तो अगर उस सर्किट में कोई संधि है, मान लेते हैं यहाँ पे हमारी संधि है और यहाँ से कोई धारा जो है, देखिए I7 धारा जा रही है, I1 धारा आ रही है इसकी तरफ, ये वाली हमारी जा रही है, ये वाली हमारी आ रही है इसकी तरफ, I2 भी जा रही है, I3 भी जा रही है, I4 भी जा रही है और I6 भी जा रही है, I5 क्या हो रही है, इधर आ रही है। तो हमारी जो है धारा जा रही आ रही है। तो क्या है कि यहाँ पे अगर हम किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे देखिए हमने लिखा है किसी जंक्शन पर किरचॉफ धारा का नियम अप्लाई करने हेतु,
तो देखिए जब अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जंक्शन की ओर प्रवाहित सभी धाराओं को पॉजिटिव लेते हैं। देखिए जंक्शन की ओर जो भी धारा मान लीजिए हमारा जंक्शन है, इधर कोई धारा आ रही है तो इसको हमें पॉजिटिव चिन्ह से दर्शाना है, और इधर से कोई अगर धारा जा रही है तो उसको हमें नेगेटिव से दर्शाना है। तो वही चीज़ समझाया गया है कि पॉजिटिव लेते हैं एवं जंक्शन में बाहर प्रवाहित धाराओं को नेगेटिव लेते हैं, तब इनका बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा। अगर हम इस चित्र से अगर हम देखें यहाँ पे, तो देखिए यहाँ से क्या हो रहा है कि I7 धारा जा रही है और I1 धारा आ रही है, I2 भी जा रही है, I3 भी जा रही है, I4 भी जा रही है, I6 भी जा रही है, और I5 क्या हो रही है यहाँ पे आ रही है। तो जो धारा या जंक्शन पे आ रही है उसको हम पॉजिटिव लेंगे। हमने इसको पॉजिटिव ले लिया। अब देखिए सारी धारा जा रही तो नेगेटिव नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी सारे नेगेटिव। तो अब देखिए अगर यहाँ पे अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I5 प्लस I6 माइनस का I2 माइनस का I3 माइनस का I4 माइनस का I7। तो जितनी धारा जा रही थी उसको हमने नेगेटिव लिया, जितनी आ रही थी उसको हमने पॉजिटिव लिया। अब फिर क्या हुआ कि देखिए नेगेटिव वाला हमने इसके जीरो के इधर ला दिया, क्योंकि हमको पता है कि सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, कोई भी धारा हो, कोई भी धारा आ रही जा रही है, उनका बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। अब क्या करना है, जो माइनस वाली धारा थी हमने एक तरफ कर लिया और इसको एक तरफ कर लिया। तो इसी प्रकार से हमको सॉल्व करना था, सभी आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा के होता है। तो किरचॉफ का नियम भी कहता है कि जो भी धारा जंक्शन की ओर आ रही है और जो भी धारा जंक्शन से जा रही है वो आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ पे भी आपने किरचॉफ करंट लॉ को अच्छी समझ लिया। और देखिए इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है और विभिन्न प्रकार के सर्किट भी सॉल्व होते हैं। अभी आप जब थ्योरम वाले चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें ये नियम अप्लाई होगा, दोनों नियम अप्लाई होंगे वहाँ पे। देखिए हमारा दूसरा नियम है किरचॉफ का वोल्टेज नियम, KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो देखिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या है कि किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास यानी क्लोज लूप और पास जिसको हम बोलते हैं कि सभी ब्रांच वोल्टेज का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो देखिए जितनी भी ब्रांच वोल्टेज है उनका जो बीजगणितीय योग होगा वो शून्य होगा। इस नियम को हम पासीय नियम या फिर लूप का नियम भी कहते हैं। किरचॉफ के इस नियम को हम क्या कहते हैं, पासीय नियम या फिर लूप का नियम कहते हैं। अब देखिए क्या चीज़ है ये नियम। अब देखिए नियम क्या है यहाँ पे हम बता दें कि अगर मान लेते हैं कोई बंद लूप है, यहाँ पे अगर मान लेते हैं हमारा एक यहाँ बंद लूप है, यहाँ पे भी वोल्टेज है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने कोई लगा दिया प्रतिरोध, फिर यहाँ पे कोई प्रतिरोध लगा दिया, फिर इसको इस प्रकार से जोड़ दिया, तो हमारा क्या हो जाएगा, बंद लूप कहलाएगा। यहाँ पे मान लीजिए I1 धारा जा रही है, R1 प्रतिरोध है, यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे और हमने इसे जोड़ दिया और इसको हमने ओपन ही रख दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I1 धारा यहाँ पे गई तो I2 इधर आ गई, और R2 हमारा प्रतिरोध है। अगर हम इस लूप नंबर 1 में किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएं तो ये जो हमारा V होगा, V प्लस I इंटू R1, क्योंकि हमको पता है V बराबर I इंटू R होता है, V बराबर क्या होता है, I इंटू R होता है। तो कह रहा है कि सभी बीजगणितीय योग, सभी वोल्टेज का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। तो यहाँ पे अगर हम वोल्टेज निकाल लें तो V बराबर क्या होता है हमारा I इंटू R, तो I1 इंटू R1 इनका योग, और यहाँ पे I2 इंटू R2 इनका योग बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वही चीज़ समझाया गया था कि यहाँ पे जो अगर हम यहाँ पे लूप में क्या कर रहे हैं, वोल्टेज लगा रहे हैं, तो सभी वोल्टेज का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। अभी आप इसको आगे अच्छे समझेंगे। देखिए इस नियम के द्वारा किसी लूप को सॉल्व करने के लिए निम्न चिन्ह प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। मतलब यहाँ पे देखिए चिन्ह प्रॉपर्टी का भी हम यहाँ पे यूज करते हैं। इस नियम को लगाने के लिए क्लोज पैथ का चयन करते हैं, अर्थात जिस पॉइंट से शुरू करेंगे उसी पॉइंट पर घूमते हुए वापस आएंगे। मगर अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे भी वोल्टेज है यहाँ पे और हमारा ये बंद लूप है, इस प्रकार से अगर हम देखिए ये पॉइंट ए है, यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। तो अगर यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं तो इस प्रकार से क्या हो रहा है कि यहाँ करके यहाँ पे अगर आ रहे हैं तो हमारा क्या कहलाएगा, बंद लूप कहलाएगा। मतलब वही कह रहा है कि यहाँ पे क्लोज पैथ का चयन करते हैं, अर्थात जिस पॉइंट से शुरू करेंगे उसी पॉइंट पर घूमते हुए वापस आएंगे। और क्या यहाँ पे पैथ में प्रत्येक वोल्टेज स्रोत या प्रतिरोध पर यह देखेंगे, पैथ जो हमने चूज किया उसमें क्या देखेंगे कि प्रत्येक वोल्टेज स्रोत या फिर प्रतिरोध पर यह देखेंगे कि वोल्टेज राइज हो रहा है या फिर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। वोल्टेज राइज हो रहा है मतलब वोल्टेज जो है प्लस से माइनस की ओर जा रहा है या फिर माइनस से प्लस की ओर जा रहा है। तो हमको ये चीज़ देखना है, यदि वोल्टेज राइज हो रहा है तो प्लस चिन्ह लगाएंगे, यदि वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो माइनस चिन्ह लगाएंगे। राइज के लिए प्लस, ड्रॉप के लिए माइनस, ऐसे याद रख लीजिए आप। और देखिए क्या है दूसरा नियम, परिपथ के किसी बिंदु से प्रारंभ करके
परिपथ के किसी बिंदु से प्रारंभ करके यदि हम परिपथ को पूरा करने के लिए विद्युत धारा की दिशा में चलते हैं तो प्रतिरोध पर वोल्टेज निगेटिव ली जाती है। देखिए क्या करा कि प्रतिरोध के किसी बिंदु से प्रारंभ करके यदि हम परिपथ को पूरा करने के लिए विद्युत धारा की दिशा, मतलब अगर हम मान लेते हैं कि विद्युत धारा की दिशा ये है, अगर इस दिशा में हम चल रहे हैं तो फिर क्या होगा कि विद्युत धारा की दिशा में चलते हैं तो प्रतिरोध पर वोल्टेज निगेटिव ली जाती है। तो प्रतिरोध पर जो भी वोल्टेज आएगा वो हम क्या लेंगे, निगेटिव में लेंगे। तो ये चीज़ हमारा कह रहा है। यदि धारा के विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो प्रतिरोध वोल्टेज पॉजिटिव रहेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने समझा रखा है कि हमने देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि धारा के दिशा में जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला, ये हमारी धारा की दिशा में जा रहे हैं। तो जब धारा की दिशा में जा रहे हैं तो पॉजिटिव ले रहा हमने। यहाँ पे देखिए धारा की विपरीत दिशा में चलने पर, देखिए सॉरी यहाँ पे धारा की विपरीत दिशा में अगर हम चलेंगे तो धारा यहाँ मतलब यहाँ पे इसमें इस प्रकार से जा रही होगी और हम इस टाइप चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं, तो मतलब क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे। और अगर हम धारा की दिशा में चल रहे हैं तो निगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे इसी हमारा कहने का मतलब था। और देखिए यहाँ पे और क्या नियम है कि वोल्टेज स्रोत में यदि आप निगेटिव से पॉजिटिव चल रहे हैं तो देखिए अगर वोल्टेज स्रोत है जो आपका, यदि आप निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे देखिए इस चित्र को देखिए, इस निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं वोल्टेज स्रोत में, तो वोल्टेज स्रोत का मान लेकर उसके आगे पॉजिटिव चिन्ह लगा देते हैं। तो देखिए जो भी अगर आप इस प्रकार से जा रहे हैं, मतलब निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं, तो जो भी वोल्टेज स्रोत का मान लेते 5 है तो 5 को क्या कर देना, +5 लिख देना है। तो यहाँ पे वो समझाया जा रहा है। और देखिए यदि पॉजिटिव से निगेटिव चल रहे हैं, मतलब यदि पॉजिटिव से क्या चल रहे हैं, निगेटिव की ओर चल रहे हैं, तो क्या होगा कि वोल्टेज स्रोत का मान लेकर उसके आगे निगेटिव चिन्ह लगा देंगे। तो वोल्टेज स्रोत का मान लेंगे, मान लेते हैं अगर 5 है तो उसके आगे निगेटिव चिन्ह लगा देंगे। अब ये देखिए चलना वालना क्या बता रहे हैं। चलना मतलब ये है कि कोई भी आप लूप लेंगे तो उन्होंने बताया कि यदि आप ए बिंदु से चल रहे हैं तो ऐसे से चलते हुए फिर उसी ए बिंदु पर आएंगे। तो जब यहाँ पे चलेंगे तो कोई ना कोई वोल्टेज लगा होगा, कोई ना कोई यहाँ पे धारा जा रही होगी। तो अगर धारा की दिशा में चल रहे हैं तो अलग नियम है। अगर वोल्टेज की दिशा में चल रहे हैं, अगर वोल्टेज मान लीजिए माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं तो फिर यहाँ पे क्या करना है, माइनस का चिन्ह लेना है। अगर आप मान लेते हैं यहाँ पे सॉरी यहाँ पे प्लस का चिन्ह लेना है। अगर आप प्लस से माइनस की ओर आ रहे हैं तो यहाँ पे माइनस चिन्ह लेना है। तो वही चीज़ यहाँ पे समझाया जा रहा है। तो ऐसा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और आगे आने वाले वीडियो में इसके जो है कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करा देते हैं ताकि आपका जो टॉपिक है अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है, करंट वोल्टेज लॉ क्या होता है किरचॉफ का, और यहाँ पे क्या था धारा विभाजक नियम और वोल्टेज विभाजक नियम, आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कोई डाउट या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए बना है, वहाँ पे क्या करना, कमेंट कर देना कि ये चीज़ हमको समझ नहीं आई, तो उसको क्या करेंगे दोबारा से समझा देंगे अच्छे से। और देखिए वीडियो को क्या कर देना है, शेयर कर देना दोस्तों में, और लाइक भी कर देना, क्योंकि देखिए वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, कंटेंट भी तैयार करना, फिर इसके पीछे की जो मेहनत होती है आप समझ रहे होंगे चीज़ों को, ऐसे ही नहीं सब कुछ हो जाता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों में अपने इस चैनल को शेयर भी कर देना ताकि अपनी फैमिली बड़ी हो सके। और देखिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसका PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम जो चैनल है इसी चैनल के नाम से, पॉलिटेक्निकल क्लासेस के नाम से है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।